हेलो गाइस, आप देख सकते हो फंक्शंस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं कैलकुलस की। तो जेई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज़ अभी हम करने वाले हैं, और जो 2024 के पीवाईक्यूज़ हैं वो आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शन से शुरुआत कर रहे हैं और कैलकुलस में फिर हम आगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला पी वाई क्यू। क्या कह रहा है ये? लेट एफ हमारे पास रियल इसकी डोमेन है, बट उसमें ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमें कोड डोमेन गिवन है एक। ठीक है, फिर हमें बोला है बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो एफ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, फिर हमें बोला है कि ये एक फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर हमें बोला है कि ये अगर इसके बराबर है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के निकाल दो। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एंड ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इसमें नॉलेज किस चीज़ की चाहिए कि जब आपके पास ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो कुछ ऐसी, एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, एंड आपको बोला है कि एफ एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इससे एक बड़ा ही डायरेक्ट सा रिज़ल्ट आप याद कर लो। ठीक है, कि ये जो फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है वो कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, जहाँ पे n क्या है हमारा, एक होल नंबर है। ठीक है, क्लियर है? हमारे पास ये एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली है कि ये चीज़ आपको अगर याद है तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस चीज़ का प्रूफ भी तुम कह सकते हो है, एग्जिस्ट करता है, पर बहुत अच्छा भी नहीं है प्रूफ इसका। तो हमारी डोमेन में तो यही कहा जाता है कि ये अगर दिखा तो ये डायरेक्टली यूज़ कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें अब हमने देखा कि भाई डिग्री 2 बोली हुई है ना। डिग्री 2 का मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी फिर, है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो। और हमें एक और चीज़ गिवन है कि देखो, अगर मान लो n की डिग्री 2 रख दी मैंने, तो फंक्शन कैसा आ गया, दो टाइप का आ सकता है। या तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ पे बात ये है कि इसकी जो कोड डोमेन है, ठीक है, कोड डोमेन में 1 से छोटे नंबर है। ठीक है, इसका मतलब इसकी आउटपुट जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से पता लगा कि अगर ये हुआ तो ये तो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है। और इसमें अगर मैंने देखा तो ये, हाँ, ये 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यही वाली पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास एक वैलिड। तो ये पता लग गया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन निकल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो मैं बस यहाँ से सॉल्विंग करनी आगे, है ना, आसान सवाल। तो हमें गिवन था एफ ऑफ के इक्वल टू -2k। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एफ ऑफ के इक्वल टू -2k। तो डाल दो फंक्शन। तो यहाँ मेरे पास आ गया 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू -2k। तो यहाँ मेरे पास आ गया के स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्लस -1 भी कर सकता हूँ, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ गया k-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरे पास k के दो रूट आ रहे हैं। एक मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस √2 एंड एक आ रहा है 1 माइनस √2। ठीक है, क्लियर है? तो के पे कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं थी, तो ये दोनों वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। फिर हमें पूछा क्या है, हमें पूछा था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के। तो सम करना है स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर एंड एक 1 माइनस √2 का स्क्वायर।
इन दोनों का सम कर दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 + 2 √2 एंड मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 + 2 - 2 √2। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास क्या बचा है 3 + 3 6। तो 6 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इस सवाल का, ठीक है ना। आसान सवाल था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आया। तो बस इतनी सी थ्योरी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी। इसका प्रूफ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हो, बट आई फील कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए, इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट PYQ। तो ये सवाल नंबर ऑफ़ फंक्शंस के रिलेटेड है। मैं तुम्हें बस एक डायरेक्शन देता हूँ कि भाई नंबर ऑफ़ फंक्शन के 1 1 ऑन 2 है ना, ये जितने भी वैरायटी फंक्शंस के होते हैं इनके नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालने के कुछ फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, वो फार्मूलाज को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, एक बार देख लेना। बट मेरे हिसाब से नंबर ऑफ़ फंक्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अगर आप लॉजिक से भी करते हो ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि याद नहीं रखना पड़ता कुछ, ठीक है। अब जैसे ये जो सवाल है ये टिपिकली उन फार्मूलाज की बात नहीं करता, ये अपना ही कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा के बैठा है, अब हमें इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो सवाल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ़ फंक्शंस बता दो अगर मेरा जो फंक्शन है उसके पास डोमेन ये है और कोड डोमेन ये है, ठीक है। फिर हमें बोला है कि दैट असाइन 1 to exactly 1 of the positive integers less than or equal to 98। अब इसका मतलब क्या है, मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है और सवाल कितना आसान है, ठीक है। तो ऐसे मैंने पूरी गिनती बना दी 97 98 एंड हमारे पास 99 एंड 100, ठीक है। तो ये सारे नंबर मेरे पास डोमेन में पड़े हैं, ठीक है। फिर मेरे पास एक कोड डोमेन भी है, तो कोड डोमेन मैंने बनाई तो उसमें सिर्फ 2 ही नंबर हैं, ठीक है। 2 ही नंबर हैं उसमें। क्या 2 नंबर हैं उसमें बता दो। तो उसमें 2 नंबर हैं 0 और 1, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब इस पे एफ फंक्शन लगाना है। इन्होंने बोला क्या है, मुझे बोला कि 1 जो है ना, ठीक है, 1 असाइन कर दो एग्जैक्टली एक नंबर को ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 98। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 98 तक जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से 98 तक जितने भी नंबर्स हैं इनमें एग्जैक्टली एक ही ऐसा नंबर होगा जिसको 1 को असाइन करना है। समझ आया। मतलब अगर मैं मैपिंग बनाना चाहूँ तो थोड़ा सा देखना कि अगर मान लो 1 को मैंने 1 से मैप कर दिया तो अब ये जितने भी 98 तक बचे हैं ये सारे के सारे 0 को ही जाएंगे। समझ आया। ये है इसका कहने का मतलब। और सिमिलरली और भी तरीके हो सकते हैं ऐसी मैपिंग करने का। हो सकता है कि मैं बीच में एक 50 था उसको मैंने मैप कर दिया उसको मैंने मैप कर दिया 1 से, एंड जो उसके ऊपर जितने भी नंबर थे वो सारे मैप हो गए 0 से, और उसके बाद के जितने भी 98 तक नंबर थे वो सारे मैप हो गए 0 से, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब मुझे काउंटिंग करनी है, यहाँ पर काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि भाई पहले 98 नंबरों में से एग्जैक्टली एक नंबर मैं चूज़ करूँगा जिसको मुझे 1 को असाइन करना है। रेस्ट ऑफ द जो नंबर्स बच जाएंगे इसके अलावा वो सारे 0 को असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो टोटल नंबर आ गया इस कंस्ट्रेंट के लिए। समझ आई बात। 98 C1 का मतलब क्या होता है कि 98 जो यहाँ पर नंबर्स हैं ये 98 नंबर्स में से कोई एक चूज़ करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से 3 चूज़ हो गया तो उसको मैं असाइन कर दूंगा 1 को, और जो भी बच गए नंबर वो सारे असाइन हो जाएंगे 0 को, ठीक है। तो मैपिंग बन गई।
ऐसी 98 तरीके आ जाएंगे, है ना, 98 तरीके हो सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में अपने पास ये आ जाता है कि भाई देखो ये 99 जो है ना, इसके पास दो चॉइस है, या तो वो 0 को असाइन हो जाए या फिर 1 को असाइन हो जाए, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे दो चॉइस दिख गई। सिमिलरली 100 है, उसके पास भी दो चॉइसेस है, वो 0 को जाए या 1 को जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दो चॉइसेस आ गई। अब ये सारी इकट्ठे होनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा आपका, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपका आंसर क्या बन रहा है, 98C1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 98 इंटू 2 इंटू 2 बन गया ना, तो ये 4 है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, वो तुम्हारा आंसर है। तो तुमने कैलकुलेट किया 23392, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सवाल था ये, बस तुम्हें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, ये बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जब फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये डायग्राम बना के बैठ जाओ, ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना। ठीक है, कोडोमेन और डोमेन के डायग्राम बनाओ, मैपिंग्स को एनालाइज करने की कोशिश करो, और बेसिकली तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है P&C वाला जो तुम्हारा चैप्टर होता है उससे, है ना। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल था, वैसे इसके अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं, जेई मेंस में जनरली आसान सवाल ही आता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है ये सवाल, हमें बोल रहा है f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक फंक्शन है, गिवन है। ठीक है, देन द डोमेन ऑफ f(g) इज़, f(g) की डोमेन ढूंढनी है, समझ रहे हो, f(g) की डोमेन ढूंढनी है। तो देखो फंक्शन कैसा है, कुछ ऐसा ना, f(g), तो f(g) एक्चुअली ये है ना कि g(x) जो है f(x) की इनपुट में है ना। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि x पे क्या कंस्ट्रेंट है, x पे क्या कंस्ट्रेंट है ना, इसके सारे कंस्ट्रेंट्स निकालने हैं। ठीक है, उससे मेरे पास डोमेन आ जाएगी कि क्या क्या वैलिड वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आउटर से इनर जाऊंगा कि हाँ भाई f जो है पहले g पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, फिर मैं देखूंगा g जो है वो x पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। ठीक है ना, बात क्लियर है। जब आप ऐसा करोगे तो बहुत आसान तरीके से आपके पास सीक्वेंस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई ये जो फंक्शन है, अगर इसमें g(x) मैं डालता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास आया कि f(g)(x) एक्चुअली है क्या, ये है लॉगरिदम बेस e, यहाँ पे इनपुट में g(x). तो यहाँ मुझे पता लगा कि g(x) पे कंस्ट्रेंट क्या है कि g(x) मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही बात है कि नहीं, सही बात है। फिर मैंने अब g(x) पे ये कंस्ट्रेंट है, तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखता हूँ और देखता हूँ कि x की कौन सी वैलिड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कि g(x) पे क्या अब कंस्ट्रेंट्स लगा रहा है। तो बस अब तुम्हें इसको ही सॉल्व करना है। तो तुमने यहाँ पर इस फंक्शन को लिखा x की पावर 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x³, ठीक है, प्लस 3x², यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1, 2x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा g(x) था, इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक चीज़ अगर तुम नोटिस करो ध्यान से कि ये जो क्वाड्रेटिक नीचे गिवन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है 4 माइनस, ठीक है, -2 का स्क्वायर होगा ना, -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 4 माइनस 8, तो ये -4 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब पहली बात तो ये पैराबोला जो है ये पैराबोला ही होता है ना, क्वाड्रेटिक कोई भी है वो पैराबोला है। अगर इस पैराबोला का ग्राफ बनाए हम तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ग्राफ मैंने बनाया है कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है, क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि देखो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है ना। ऊपर से इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई इसका ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये हमेशा एक पॉजिटिव रहेगा। आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी देख सकते थे यही चीज़, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया कि पैराबोला के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर मुझे पता लग गया कि हमेशा पॉजिटिव है, तो इस रैशनल फंक्शन को पॉजिटिव होने के लिए अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल गई कि भाई अब मेरे पास काम रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, कि मेरे को अब बस न्यूमरेटर को चेक करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास न्यूमरेटर गिवन है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो उसके लिए मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तुमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें ये थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा होगा, मतलब देखने में अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें एक टाइप की जो एक बाई क्वाड्रेटिक होती है उसकी तरह सिमिलर लगेगा कि जब हमारे पास x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब या प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 की तरह लग रहा होगा। ठीक है, इसकी तरह सिमिलर है कि नहीं? बस मुझे क्या करना है, इसको 1 + 1 में तोड़ देना है ना। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ पता लगेगी कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कि इसको हम कैसे सॉल्व करते थे। इसको हम सॉल्व करते थे, हम कहते थे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये एक सॉल्वेबल में बन जाती थी। तो ऐसा ही काम करेंगे यहाँ पे भी, करके दिखा देता हूँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेप क्या है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तुमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2/x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये 1 1 सेपरेट हो गए थे ना। ठीक है, इस वाले 1 को सेपरेट ही रखना, अलग ही रखना, बस इसकी सॉल्विंग करेंगे हम। ठीक है, तो तुमने ग्रुपिंग करी कि भाई एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ सिमिलर कर दो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली फिर तुमने इनकी ग्रुपिंग कर दी तो तुम्हें क्या मिला, -2x + 1/x। ठीक है, एंड फिर जो 3 बचा था वो लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गई ये चीज़। क्लियर है? ठीक है ना, समझ आया? फिर तुमने देखा कि भाई ये देखो, ये -2 है, ये +3 है, तो काट के लिख दो क्या बन रहा है। तो तुमने काट के लिखा तो क्या बना, x + 1/x का स्क्वायर -2 टाइम्स x + 1/x + 1। ठीक है, फिर तुमने देखा अरे ये तो और भी अच्छा बन गया, मैं तो सोच रहा था क्वाड्रेटिक बने, पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे? अगर ये मान लो तुम्हारा वेरिएबल कैपिटल एक्स है, ये भी कैपिटल एक्स हो गया, तो ये क्या है, एक्स का स्क्वायर -2 टाइम्स कैपिटल एक्स + 1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको ज़रा लिख के देखो क्या बन रहा है, ये x + 1/x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये बन गया ना। और जो ये साइड में x बचा था इसको भी ज़रा लिख दो यार, इसको भी ज़रा लिख दो, ये क्या बन रहा है, 1/x² ग्रेटर देन 0। अब मुझे बता दो यार कि ये हमेशा ट्रू है कि नहीं है, ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? बिल्कुल है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर है ना बात, समझ आया, समझ आ गई बात? तो ये हमेशा ट्रू है।
ठीक है, ये इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या हुआ कि x पे कोई कंस्ट्रेंट लगा ही नहीं भाई, x की कोई रिस्ट्रिक्शन हुई नहीं, मतलब x जहाँ मर्जी जैसा मर्जी हो सकता है, इसका मतलब x मेरा रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब रियल नंबर इसकी डोमेन हो गई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। एक चीज़ इसमें यही नोटिस करने वाली थी जो मैंने यहाँ पर करा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाला, बट मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जेई मेंस काफ़ी बार पूछता है यही फॉर्म। ठीक है, एंड इसमें अभी तो चलो परफेक्ट स्क्वायर बन गया यहाँ पर, बट ऐसा हर बार ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इसको कोई वेरिएबल टी मान लेते तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती टी में, है ना, तो ये सॉल्वेबल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैंने इसलिए इसको इस फॉर्म में सॉल्व करा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है, कि कैसे डील करेंगे ऐसे बाई क्वाड्रेटिक को। ठीक है, यहाँ पे खेल सिर्फ कोफिशिएंट्स का है कि हाँ भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट बराबर था, जो एक्स क्यूब है हमारा उसका कोफिशिएंट एंड एक्स का कोफिशिएंट भी बराबर था, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो मर्जी हो वो तो क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये कांस्टेंट ही बन जाएगा, है ना। तो बेसिक बात यही थी कि हम x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना पाएँ। ठीक है, क्लियर है, याद आ गई होंगी ये बातें, ये तो काफ़ी कॉमन सी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला PYQ क्या कह रहा है। ए हमारे पास एक सेट गिवन है, बी भी हमारे पास एक सेट गिवन है, हमें बोला है देन द नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस एफ ए से बी सच दैट वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे अब इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैनी वन पूछ लिया, हम तो वन वन पढ़ते थे ना, समझ रहे हो, हम तो वन वन पढ़ते थे, मैनी वन पूछ लिया अब तो, है ना। तो देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक्स पे उतर जाओ, जब भी ऐसी कन्फ्यूजन हो ना बेसिक लॉजिक्स पे आ जाओ कि देखो फंक्शन को छोड़ो, पहले ये बताओ ये रिलेशन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तुमने बोला 1 to 1 हो सकता है, फिर एक 1 to मैनी हो सकता है, ठीक है, एक मैनी टू 1 हो सकता है, एक होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें पूछा कि ठीक है सही बात है, बट ये तो बता दो कि फंक्शन कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं जो फंक्शन हो सकते हैं, जो कह सकते हैं कि हम ये फंक्शन हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि 1 to 1 वाले फंक्शन हो सकते हैं एंड मैनी टू 1 वाले फंक्शन हो सकते हैं। ये दोनों कभी भी फंक्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करते कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स हमें यूज़ करने और हर एक डोमेन के एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। वो दो कंडीशन जो फंक्शन की होती है वो सेटिस्फाई करते नहीं है दोनों, तो ये दोनों तो हट गए। अब ये बात है कि इससे हमें पता क्या लगा, इससे हमें ये पता लगा अगर कोई फंक्शन है तो वो इन दो कैटेगरी का ही हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसा मैं करता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लो, ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैनी टू 1 फंक्शंस। सोच के देखो, तुमने टोटल फंक्शन निकाल लिए, फिर तुमने उनमें से 1 वाले हटा दिए, तो क्या बच गया, ये बच गए। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्टली चले गए मैनी टू 1 सोचने, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने, तो फिर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू थिंक अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने सोच लिया, आगे भी कुछ कह रहा था, ये हमें कह रहा है कि 1 शुड बिलोंग टू एफ ऑफ ए। ठीक है, मतलब 1 तो इमेज में आना ही चाहिए, समझ रहे हो, 1 तो इमेज में आना ही चाहिए। ठीक है,
क्लियर है? समझ आई बात समझ आई? ठीक है, 1 तो इमेज में आना ही चाहिए। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, देखो जो 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 1 तो एफ ऑफ ए में आएगा ही आएगा अगर 1 1 फंक्शन काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, फिर मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट लिखे 1 4 9 16, ठीक है, यही थे। फिर मैंने बोला 1 to 1 चाहिए, इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइसेस है, पहले 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, ठीक है, इसकी 4 चॉइसेस हो गई। क्लियर है? इसको 4 से लिख देता हूँ, 4 चॉइसेस हैं। फिर मैंने देखा कि अब ये मान लो कि 1 किसी पे चले गया, एक पे चले गया, तो 2 के पास कितनी चॉइसेस बची, 3 चॉइसेस बची। वैसे ही फिर मैंने देखा ये 3 के पास कितनी चॉइसेस बची, अब तो सिर्फ 2 ही नंबर रह गए, तो इसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई हैं। 4 के पास 1 चॉइस रह जाएगी क्योंकि एक ही नंबर बचा होगा, है ना। तो इसका आंसर तो क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो गए यूजिंग दिस कंडीशन, ये कंडीशन को ट्रू करते हुए, ठीक है, ये 1 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए वाली कंडीशन को ट्रू करते हुए। अच्छा, तो ये तो हमने कर दिया। अगली बात आ गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने की। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो मुझे निकालने हैं। अब मेरा टास्क हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल दो, लेकिन उसमें 1 जो है वो एफ ऑफ ए में आना चाहिए, मतलब जो हमारी रेंज होगी उसमें 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 आउटपुट आना ही आना चाहिए, दिस इज़ मैंडेटरी। तो इसमें भी तुम कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हो। तुम कह सकते हो कि एक होगा कि भाई नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये 1 आउटपुट में आए, कोई 1 आउटपुट में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन के बिना। फिर तुमने कहा माइनस कर दो उन नंबर ऑफ फंक्शन से, ठीक है, जिनमें 1 डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ ए। पक्का कर दिया कि 1 तो आएगा ही नहीं आएगा आउटपुट। सही बात है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो विदाउट रिस्ट्रिक्शन जब हम कर रहे हैं वो बहुत आसान है। देखो कैसे, हमने यहाँ पर डोमेन बनाया 1 2 3 4, यहाँ पे को डोमेन बनाया 1 4 9 16। फिर मैंने बोला 1 जो है ना उसके पास 4 चॉइसेस हैं, 4 आ गया इसके पास। 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, उसके पास भी 4 चॉइसेस हैं। फिर 3 से पूछा, 3 के पास भी 4 चॉइसेस हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, फंक्शन ढूंढना बस। 4 से पूछा, उसके पास भी 4 चॉइसेस हैं। तो इधर से मुझे ये पता लगा कि भाई इस वाले केस में तो 4 की पावर 4 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, इतना तो समझ आ गया होगा। फिर ये वाला बात आ गई कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें। ये बहुत आसान है। देखो ये मेरे पास है ना कि 1 2 3 4 एंड यहाँ पे मेरे पास 1 4 9 6 था, पर मैं इसमें अब 1 को रखूँगा ही नहीं, 4 9 16 1 को रखूँगा ही नहीं। अरे मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को रखना ही नहीं है उसको, किसी की आउटपुट आनी ही नहीं चाहिए वो, ठीक है, समझ आया। तो इसका मतलब 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 ही चॉइसेस हैं। सिमिलरली 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। 4 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। तो इधर आंसर क्या आया, 3 की पावर 4। समझ रहे हो। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो तो सार क्या निकला कि भाई 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास 16 इंटू 16 हो गया, माइनस ये हमारे पास 81 है, माइनस 24, 16 इंटू 16 हमारे पास 256 बन जाएगा, माइनस ये हमारे पास बन गया 5105।
तो ये कितना आ रहा है 1151, ठीक है। तो 151 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। बिल्कुल प्योर लॉजिक से लगाए हैं, आपके सामने लॉजिक लगाए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यहाँ पे काउंटिंग का यूज़ किया है, 2 बार यूज़ ही है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चीज़ को डिस्कस करने का। P&C की अच्छी पकड़ आप पे होनी ही चाहिए अगर आपको नंबर ऑफ़ फंक्शन वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो, ठीक है। सो गाइज़, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा शायद हम सिंप्लीफाई कर पाएँ। फिर हमें गिवन है देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो ये काफ़ी एक सिंपल क्वेश्चन है और ये एक जेई एडवांस के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप जेई एडवांस 2020 का पेपर अगर खोल के देखोगे तो उसमें ऐसे टाइप का एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, फंक्शन को थोड़ा सा छोटा करो, सिंप्लीफाई करो। तो फंक्शन क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है 2 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 32, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले तो दिख रहा है कि ऊपर मैं अगर थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करूं तो 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। ये न्यूमरेटर में बन गया। डिनोमिनेटर में अगर तुम देखोगे 2 कॉमन आउट हो रहा है और बचा क्या, 2 की पावर 2x प्लस यहाँ पे आएगा 2 की पावर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, 2 की पावर x का पावर 2, ठीक है। ये 2 की पावर 2x के बराबर ही है। फिर ये 2 रखा, एक 2 का स्क्वायर पड़ा है और एक 2 की पावर x पड़ा है, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में। फिर एक 2 की पावर 5 था, ये 2 की पावर 4 बन गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ऐसे लिखा क्यों है मैंने, एक्चुअली इससे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, अगर ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है, तो ये मेरे पास 2ab बन गया है। अगर तुम ऑब्ज़र्व करो ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला कि 2 का स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हें फैक्टर कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे होंगे, एक तो ये 2 कट गया ऊपर नीचे और ये एक फैक्टर इसकी पावर से कट गया। तो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ये फंक्शन तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, लेकिन हम इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। अगर आप वैल्यू देखो यहाँ सवाल में, तो ये निकालना है ना। ये तो एक मुश्किल टास्क लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी एक टेक्निक है, स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का, और वो क्या है कि आप ऑब्ज़र्व करो कि 59/15 क्या है। ये एक्चुअली 4 माइनस 1/15 है, 4 माइनस 1/15 है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस 4 को पकड़ना है, आपको ये चीज़ समझनी है। इस 4 से क्या पता लगेगा कि आपको चेक करना है अब, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स कहीं किसी कांस्टेंट के बराबर तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे कि भाई ये तो सॉल्वेबल है। कैसे कि भाई एफ ऑफ 1/15 और ये जो कि एफ ऑफ 4 माइनस 1/15 है, अगर इन दोनों का सम किसी कांस्टेंट के बराबर है तो इन दोनों को ऐड करके मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तो लेट से के बराबर है कांस्टेंट के। समझ रहे हो। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इन रियलिटी अगर तुम इसकी थ्योरी, वैसे तो इसकी कोई थ्योरी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। बस इसमें ये बात होती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ
कोई कांस्टेंट ए, ठीक है, ए आपको ढूंढना पड़ता है ऑब्जर्वेशन से, ए माइनस एक्स इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन लगानी होती है। इसमें हमने ए की वैल्यू 4 रख दी है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लिया ना हमने, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखो। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा अगर मैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे आ गया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 2 की पावर x मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर कॉमन आउट हो गया। यहाँ पे क्या आया 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर x, ठीक है, क्लियर है। 2 की पावर 2 आएगा, सॉरी 2 की पावर 2 एंड दिस, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स 2 की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। तो अब ज़रा एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अगर हम एलसीएम लें तो ये देखो हम ऐसा कर सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करो, यहाँ 2 का स्क्वायर डिवाइड कर दिया और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब एलसीएम तो सीधा आ गया, एलसीएम सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम है। 2 का स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, ऊपर मैंने 2 को कॉमन आउट कर लिया तो 2 प्लस 2 की पावर x आ गया, ठीक है। तो फैक्टर कैंसिल आउट अगर तुम करते हो तो ये फैक्टर कट गया और ये एक 2 का फैक्टर कट गया, तो ये एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है जो कि है 1/2, क्लियर है। तो अगर ये कांस्टेंट के बराबर मिल गया तो बहुत ही बढ़िया। अब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, 8 टाइम्स एफ ऑफ 1/15, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 2/15, ठीक है, एफ ऑफ 2/15 प्लस एफ ऑफ 3/15, ठीक है। ऐसे करते करते वैल्यूज़ जाएंगी। यहाँ पे आएगा एफ ऑफ, बीच में यहाँ पर ये भी आएगा 29/15, ठीक है, 29/15 भी तो आएगा। फिर एक एफ ऑफ 30/15 भी आएगा, है ना, क्लियर है। वैसे ही सम करते करते यहाँ पे एफ ऑफ 31/15 भी आएगा, ठीक है, एंड एफ ऑफ ऐसे ही करते करते हमारे पास एफ ऑफ 58/15 भी आएगा, ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ 59/15 भी आएगा, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हमने ऊपर हमने निकाला क्या है कि इसको सॉल्व करके, इतने सबको सॉल्व करके हमने क्या निचोड़ निकाला कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स जो है वो 1/2 के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। हर एक एक्स के लिए इस फंक्शन में जो वैलिड है उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक्स यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो किसी भी रियल नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले 1/15 को तुमने देखा, जो सबसे पहले है ये वाला, ठीक है, तुमने बोला अच्छा ये ठीक है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, अगर मैं 1/15 जो है इसको x मान लूँ तो मेरे को ये दिखा 59/15, जो कि एक्चुअली 60 माइनस 1/15 है, जो कि एक्चुअली 4 माइनस 1/15 है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 1/15 मेरा x है ना, तो ये 4 माइनस एक्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन मुझे क्या दे देगा, 1/2, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऊपर है तो है, ये दिया तो है, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ ऑफ 2/15 को देखोगे तो वो एफ ऑफ 58/15 से मैप हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 58/15 क्या है,
60 माइनस 2/15 जो कि अपने पास आ जाएगा 4 माइनस 2/15। ठीक है, तो ये भी 4 माइनस एक्स की फॉर्म में आ रहा है, तो ये दोनों भी ऐड होके क्या दे देंगे, 1/2 दे देंगे। सिमिलरली एफ ऑफ 3/15 भी इससे पिछले वाले से मैप हो जाएगा, और ऐसा होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब एफ ऑफ 29/15 मैप किससे हो जाएगा, इससे। क्लियर है, इससे मैप हो जाएगा। अब ये बात है कि ये तो मैप हो गए, तो इधर से मेरी कैलकुलेशन क्या आई कि इतने वाइट वाले बॉक्सेस जो मैंने मैप कर दिए उसमें 8 टाइम्स मेरे पास 29 बार हो रहा है ना, क्योंकि 29 बार कैसे हो रहा है, ये 1 से लेकर 29 तक जा रहा है। ठीक है, वो सारे 1/2 बन गए, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब एक चीज़ रह गई, कौन सी चीज़ रह गई, एफ ऑफ 30/15, ये मिडल में बच गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी मैं अलग से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि भाई 30/15 अलग से रह गया है। तो एक्चुअल बात क्या है कि एफ ऑफ 30/15 आप निकाल सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ 30/15 आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, एफ ऑफ 30/15 एक्चुअल है क्या, 2। ठीक है, तो एक्स को 2 डाल दो इसमें, तो यहाँ पे क्या मिला, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 माइनस 2, तो ये भी एफ ऑफ 2 हो गया, इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 1/4 आ गई। क्लियर है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू भी निकल गई। अब इसको डाल दो इसमें, इसको डाल दो इसमें, आंसर क्या आ गया, 8 टाइम्स 29/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स 29 प्लस 2। ठीक है, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ इसको कितना आएगा, 63 प्लस 2, तो 118 आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 118 हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है बात, ठीक है, अच्छा लगा सवाल। बस इसमें ये आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, तो ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये डोमेन और रेंज के सवालों पे अब हम पहुंच गए हैं। डोमेन और रेंज के मैंने ज़्यादा सवाल नहीं रखे क्योंकि बहुत इजी आते हैं। जैसे ये सवाल देख लो, कुछ है ही नहीं, इतनी टफनेस है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि डोमेन निकाल दो इन फंक्शन की एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जिनकी डोमेन यहाँ पर कुछ ऐसी आएगी, और फिर ये वेरिएबल्स की जब वैल्यू तुम निकाल लोगे ऐसे डोमेन से, तो ये वैल्यू बता दो। ठीक है, सिंपल सवाल है। देखो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है वही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसमें देखने में, बट इतना मुश्किल है नहीं। देखो कैसे, हमें क्या गिवन है, हमें बोला कि फंक्शन की डोमेन निकालनी है। सबसे पहले तुम्हें बस ये देखना है ना, जब भी ऐसा कुछ आ जाए हमेशा बाहर से अंदर जाओ। ठीक है, बाहर से अंदर जाओ। तो हमने क्या देखा कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ दिस लॉग, जो सबसे बाहर है ना। तो हमने सबसे पहले वही कंडीशन लिखी, हमने बोला कि log ऑफ बेस 3 log ऑफ 7 बेस का 8 माइनस log ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब इस पे ना सिंपली तुम अब एप्लीकेशन करते जाओ कि भाई एंटी लॉग लेते रहो। ठीक है, जब तुम एंटी लॉग लेते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि तुम इसको 3 की पावर में रेस कर रहे हो, जो बेस आएगा ना उसकी पावर में रेस कर रहे हो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, सेम रहती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अब मैं इस लॉग को हटाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा log 7 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर में ये वैल्यू चली जाएगी, जो 0 थी ना पहले वो 3 की पावर में चली जाएगी। सिमिलरली अब मैं फिर से लॉग हटाऊँगा,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये कहाँ पे चले जाएगा, ये बोलेगा 7 की पावर में क्या रखना है, ये वैल्यू 3 की पावर 0। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो तुम्हें पता है 3 की पावर 0 एक्चुअली 1 होता है, तो ये 1 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली अब तुम्हें स्विच करना है कि भाई इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आया, 1 इज़ ग्रेटर देन log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर से तुम्हें एंटी लॉग लेना है, तो 2 की पावर 1 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हें मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे तुमने फैक्टर लिख लिया इसके, x प्लस 1 और x प्लस 3 आ जाएगा, है ना, लेस देन 0। तो यहाँ पे जैसे तुम नंबर लाइन पे बनाओगे -1 और -3 और -1 के, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस प्लस सॉरी नेगेटिव किस में, वो वाले लिख देते हैं। तो ये -1 और -3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो तुम्हारे पास बेसिकली आया क्या कि x बिलोंग्स टू हमारे पास -3 टू -1 बोथ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था, अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। क्लियर है बात, समझ आया। अब सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए भी निकाल लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो हमें एक चीज़ पता है कि साइन इनवर्स की जब हम ऐसे डोमेन वगैरह कर रहे होते हैं, आउटर से इनर जाना है, तो बाहर साइन इनवर्स है, तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है। तो यही कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 ये हमारे पास 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको दोनों में तोड़ दो। एक इनइक्वालिटी हमारे पास -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और एक इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 7x प्लस 10 बाय x माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सॉल्व करो, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम -1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या बनेगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जब वहाँ पे जाएगा +1 होगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 8x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 2, तो 8 का फैक्टर तुम यहाँ पे हटा सकते हो। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दो दोनों जगह, तो ये आ गया। अब इसमें तुम्हें बेसिकली तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एक्चुअली x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है विद x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये लिखने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसके दो फैक्टर हैं, एक है -1 और एक 2। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वेवी कर्व मेथड से लिख रहा हूँ। वेवी कर्व मेथड अगर आपको नहीं पता तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, अभी बहुत टाइम लग जाएगा अगर उसको फिर से रिवाइज़ कराने लग गया मैं बेसिक से, बट बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड यूज़फुल है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखना था, तो या तो x हमारा ग्रेटर देन 2 हो जाए, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, ये तो हमने लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इसमें इक्वालिटी नहीं डाली। एंड यूनियन हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास x जो है -1 से छोटा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 होगा, तो ये 6x प्लस 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। 6 का फैक्टर दोनों जगह अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैं सिमिलरली यही टेक्निक यूज़ करूँगा कि मैंने इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और एक कंडीशन ये आ जाएगी कि x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अब मैं वेवी कर्व लगाऊँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ
कि मैं इसको -2 और 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो x मेरा 2 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता 2 के, और -2 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है तो मैं नंबर लाइन पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई, तो इस नंबर लाइन पे फैक्टर्स लिख देता हूँ मैं। एक है -2, एक है हमारे पास -1 और एक है 2। ठीक है, एक सोल्यूशन मुझे कह रहा है जो पहले वाला है कि -1 इंक्लूडेड है। ठीक है, और इससे बड़े जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे मेरे आंसर हैं। एंड 2 पे नॉट इंक्लूडेड है, और उससे आगे जितने भी नंबर है वो मेरे आंसर हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले को देखूं तो वो कह रहा है कि -2 इंक्लूडेड है। ठीक है, और इधर से इधर तक 2 तक 2 नॉट इंक्लूडेड है। ये मेरे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो कॉमन सोल्यूशन अगर तुम देखोगे इन दोनों में क्या आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारे पास आ गया कि -2 इंक्लूडेड एंड -1 इंक्लूडेड, ये मेरे पास आ जाती है डोमेन। ठीक है, और ये मेरे पास क्या गिवन थी, गामा कॉमा डेल्टा। ठीक है, तो ये मेरे पास गामा और डेल्टा की वैल्यूज़ हो गई। तो ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। मुझे वैल्यू क्या निकालनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास आ गया 9 + 1 प्लस यहाँ पे 4 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 15 हमारा ए ऑप्शन हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही डिटेल में बता दिया। वैसे वेवी का मेथड तो आपको याद ही होगा। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ यूज़ करी है ना कि डिवीज़न वालों को ये कर दिया। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ वेवी कर्व को विजुलाइज करने के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्टली भी तुम सोच सकते हो यही चीज़। ठीक है, बट मुझे ऐसे करना पसंद है। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इतना। ठीक है, फिर अपने पास आ गया ये हमारा लास्ट सवाल आज के लिए। ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो ये पार्ट 1 के लिए हमारा सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेंज के ऊपर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे x हमारा 1 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना उन पे। हमें बोला कि कुछ ऐसा दिखता है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल दो ताकि तुम इसकी वैल्यू बता सको। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख के काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको बताई जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है f(x) = 5 - x डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। तो एक्चुअली हम इनमें करते क्या थे, जब भी हमारे पास f(x) एक फंक्शन, ठीक है, हमारे पास किसी रैशनल फंक्शन के बराबर होता था। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रैशनल है। रैशनल कौन से होते हैं, जहाँ ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। ऐसे जब भी हमारे पास आता था सवाल और x पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, x हमारा रियल नंबर कोई भी हो सकता है उन नंबर को छोड़ के जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है रैशनल का, तो इसमें हम एक बड़ी ही सिंपल टेक्निक लगाते थे ज़्यादा सोचे बगैर। हम क्या कहते थे, हम बोलते हैं कि इसको y मान लो और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आया, x² × y - 3yx + 2y = 5 - x, और x में क्वाड्रेटिक बना दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास आया y x² प्लस 1 - 3y × x + 2y - 5। ठीक है, तो ये x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ है कि ये 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो जहाँ पे y 0 हो रहा है वो अलग केस बना लो ताकि तुम क्वाड्रेटिक की चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सको। तो दो केस हैं, एक केस हमने यहाँ पर सेपरेट बना लिया कि जब y 0 होगा, ठीक है। तो जब मैं ये सॉल्विंग कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने मान लिया कि y नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर y 0 होता है तो यहाँ पे अगर मैं y को 0 डालूँ तो ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू 0 हमारा आएगा सोल्यूशन में, ठीक है, मतलब पॉसिबल है y इक्वल टू 0 आना, ठीक है। ये हमने अलग से देख लिया, बट जो ये सॉल्विंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाली, इसमें y नॉट इक्वल टू 0 मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये प्रॉपरली क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसमें मेरे को पता है कि भाई हर एक x के लिए ये वैलिड है ना, तुम ही बता दो हर एक x के लिए ये वैलिड है कि नहीं है। हमें कोई गिवन थोड़ी थी, डोमेन तो इसकी रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1 एंड 2, है ना। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इसका आंसर आए, है ना। तो इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हम यहाँ पे लगाते थे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसको डाल दो, क्या आ रहा है -1 - 3y का स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a हमारा y है और c क्या है 2y - 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास रेंज निकल जाएगी y की, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास आ रहा है 1 + 9y² -6y, यहाँ पे आ गया -8y², और तुम्हारे पास क्या आ रहा है +20y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया y² + 14y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। तो यहाँ पे तुम इस क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं इक्वल टू 0 करके देखता तो इसके क्या क्या रूट आ रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकाल लो इसके रूट्स, है ना। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बता, अगर लेट से इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकता था y - अल्फ़ा एंड y - बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर वेवी का मेथड मैं लगाऊं कंसीडरिंग अल्फ़ा इज स्मॉलर देन बीटा, तो अल्फ़ा बीटा, एंड यहाँ पे मुझे पता लग जाता है ये प्लस माइनस प्लस प्लस वाले ढूंढने, तो y मेरा क्या आ जाता -इन्फिनिटी से अल्फ़ा इंक्लूडेड यूनियन बीटा इन्फिनिटी और ये इंक्लूडेड। सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब ये निकला, ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि अगर अल्फ़ा और बीटा मैं निकाल लूँ जो कि इसके रूट है इस क्वाड्रेटिक के, तो मेरे पास ये उसकी रेंज आ रही है, ठीक है। तो अब बस मेरा यही टारगेट है कि मुझे एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, कौन सी, y² + 14y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे जो अल्फ़ा बीटा आएंगे वो मेरे पास ये रेंज दे देंगे, और ख़ास बात ये है कि ये सवाल में भी ऐसी रेंज पूछी हुई है, तो बस अल्फ़ा बीटा निकाल लेता हूँ, वही मेरे अल्फ़ा बीटा की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर तुम लगाते हो तो -14 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर जो कि आता है 196 माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 को कॉमन आउट करूँ डिस्क्रिमिनेंट में ना, तो मेरे पास क्या आएगा 49 - 1 और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे मेरे पास -7 प्लस माइनस √48 अगर हम देखें तो √48 है ना, ठीक है, ये मेरे पास y आ गया। तो इसमें अल्फ़ा क्या होगा -7 माइनस √48, एंड जो मेरा बीटा होगा वो मेरे पास क्या होगा -7 प्लस √48, ठीक है। अब एक पेज ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी तो यही डाल दो। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर क्या आएगा, ये एक्चुअली 7 प्लस रूट 48 का स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस रूट 48 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस साइन का ऐसे चक्कर नहीं पड़ता स्क्वायर में। तो चलो 49 प्लस 48, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स 7 टाइम्स रूट 48 आएगा। यहाँ पे 49 प्लस 48 माइनस 2 टाइम्स 7 टाइम्स रूट 48 आएगा। तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स 49 प्लस 48, ठीक है, क्लियर है। तो 49 और 48 को अगर हम ऐड कर दें तो 97 आ जाएगा, ठीक है, और उसको ट्वाइस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 194, ठीक है। तो 194 हमारा करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। तो 194 यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ठीक है। आसान सवाल है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें यह भी ध्यान रखना y=0 हमारा आंसर में आना चाहिए था, जो कि आ भी रहा है। अगर तुम देखोगे हमारा बीटा से इन्फिनिटी जा रहा है ना रेंज, तो बीटा यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू है। देखो यहाँ पर 7 जो -7 जो है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है रूट 48 से, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू है, तो उसमें इसमें ही 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैंने बता दी कि इंक्लूडेड ही थी इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमने रेंज निकाल ली, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो रेस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें फंक्शनल इक्वेशन वाला जो टॉपिक होता है वो भी मिक्स है, ठीक है, उसमें उसके क्वेश्चंस भी इसी में है, क्लियर है। तो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। बाकी तो इसमें जो मेन चीज़ें होती है वो हमने वैसे डिस्कस कर ही ली हैं इसके थ्रू, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।